मंगरौल में है और कंटिन्यूस प्रोग्राम है ये चुनाव की तैयारी के सिलसिले में आने वाले विधानसभा के, तो इसीलिए हम आ रहे हैं और आते रहेंगे। अभी आप कुछ पूछना है तो बताइए। एक करके हाँ, तो अब अभी इतना जल्दी बताना आपको सही नहीं होगा, मगर ये बात बिल्कुल सही है कि हम चुनाव लड़ेंगे, ज़्यादा से सीट पर लड़ेंगे, अच्छी ताकत से लड़ेंगे। कितने सीट नंबर क्या होगा वो सब आपको चुनाव के करीब जब आएगा, हमारे गुजरात के जो पार्टी के अध्यक्ष है जनाब साबिर भाई साहब आपको, मीडिया साहब को और पब्लिक को बताएंगे। इन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी आप चुनाव? मुद्दे तो बहुत हैं, मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, अल्पसंख्यक समाज की एक पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत बनाने का एक मुद्दा है। तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं। पुणे में राज ठाकरे जी ने आपके ऊपर कटाक्ष किया है, आपकी पार्टी को बहुत गंभीर आरोप लगाया, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? कौन है ये? राज ठाकरे जी ने। मैं नहीं जानता उसको। वैसे जी आपकी लीडरशिप को लेकर जो माइनॉरिटी है और बैकवर्ड कास्ट है वो आगे देख रहे हैं कि एक उम्मीद से आपको देखा जा रहा है, क्या आपको लगता है कि आप इस उम्मीद पर खरे उतरेंगे? नहीं, इंसान को उम्मीद सिर्फ अल्लाह से रखनी चाहिए और मैं भी अल्लाह से उम्मीद रखता हूँ। हाँ, कोशिश करना मेरा काम है, मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरे इखलास के साथ। मेहनत मैं अकेला नहीं बल्कि हमारे साथ में जो हमारे MIM के तमाम जिम्मेदारान हैं, कोशिश हम सब मिलकर बेहतर टीम वर्क कर रहे हैं और जो भी आवाम हमसे हो सकेगा हम कर रहे हैं। जो भरोसा कायम हुआ है, हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि उस भरोसे पर शर्मिंदा किसी होने ना दे और कोशिश करते रहेंगे। हमारा काम कोशिश करना है। राज ठाकरे को आप ऐसा कह रहे हैं, ये वही राज ठाकरे जिन्होंने औरंगजेब की मजाक को लेकर भी टिप्पणी की। आप पहचान लिए तो बस है ना, मेरे को क्या करना है, जो मैं नहीं जानता। सर, गुजरात में BTP के साथ कोएलिशन जो हुआ था, BTP के साथ कोएलिशन हुआ था, अभी BTP ने आपके साथ कोएलिशन कर दिया है, तो नाउ व्हाट इज अवर फ्यूचर स्टेप? नहीं, देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी को इख्तियार है कि वो अपनी पार्टी के अच्छाई के लिए तो करना करे, हम भी करेंगे और हमारी पार्टी भी करेगी अलायंस। अभी से बताना बहुत जल्दी हो जाएगा, मगर जरूर करेंगे। कौन सी पार्टी के साथ अलायंस होगा? एक आप एक सवाल पूछने, नहीं उनको पूछने हो गया, पूछने सवाल पूछ, दूसरों पूछ। आपका सवाल का जवाब दे चुका, आप बोलिए सर। देश भर में बन रहा है, तो क्या भाजपा उसको मॉडल की तरफ पूरे देश में लागू करेगा? आपको ऐसा नहीं, हमारा मानना, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि अगर आप जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया था, मैंने जो मीडिया को अपना रिएक्शन दिया था उसमें मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का जजमेंट जो है वो सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि वो कामयाबी विक्ट्री हुई है फेथ की फैक्ट्स के ऊपर, और मैंने इस बात का एप्रीहेंशन और खदशे का इजहार किया था कि इस जजमेंट के बाद बहुत से ऐसे मुद्दे उठ जाएंगे और इन तमाम मुद्दों को एक नया मौका मिल गया है। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं सच साबित हो रहा हूँ, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बाबरी मस्जिद के जजमेंट पैराग्राफ नंबर 83 में 91 के एक्ट को भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा करार दिया। उसके बावजूद भी ये मुद्दे उठ रहे हैं। तीसरी बात यह है कि 1968 में मुसलमान और हिंदू पक्ष ने बैठकर एक एग्रीमेंट किया मथुरा के बारे में, कृष्ण जन्म स्थान के बारे में। मुसलमानों ने अपनी बहुत बड़ी ज़मीन दे दी और वहाँ पर एक आलीशान मंदिर तामीर हुई और उसमें एक कंट्रोवर्शियल मलबा था स्टेयरकेस का, उसको मुसलमानों ने हटाया। मुसलमानों के ईदगाह से परनाले और ड्रेनेज का पानी जाता था, तो उसमें एग्रीमेंट में कहा गया कि पानी को मोड़ दिया जाए। अब आप खुद सोचिए कि कितने 54 ईयर्स के बाद दोबारा कोई पक्ष कोर्ट को जाता है और कहता है कि नहीं, ईदगाह ही हमारी है। तो इसीलिए हम ये आपसे कह रहे हैं कि 91 के एक्ट का जो है वो लोअर कोर्ट को, कोई भी कोर्ट को जा सकता है, किसी को रोक नहीं कर सकते आप, मगर कोर्ट को उसी स्टेज पर उसको खत्म करने की जरूरत है कि भाई 91 का एक्ट है और आप इसको नहीं ला सकते। तो ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जो खुले हैं और मुझे एप्रीहेंशन है कि ये खुलते रहेंगे। और आखिरी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उन पर एक संवैधानिक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो भी इस बात को तय कर लें कि भाई ये मुद्दे पुराने जख्म अगर खोले जाएंगे तो क्या ये देश के हित में है। क्योंकि आप और हमने, इस देश ने 1980 के आखिरी में और 90 में हमने वो तमाम काला दौर देखा है। अगर हम देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, देश में बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं, महंगाई का मुद्दा है इस देश में, हमारे वतन अजीज़ में, पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा नौजवान बेरोजगार है तो यहाँ पर है। इन्फ्लेशन अगर इतना नहीं बढ़ा था, अभी इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है, तो ये तय करना पड़ेगा। सर, आपका ऑब्जर्वेशन गुजरात के लिए जो होम स्टेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का है, तो व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द यूथ एम्प्लॉयमेंट एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी?
तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर मुसलमानों की आबादी और हमारे पटेल भाइयों की और बहनों की आबादी बराबर है। उनके पास से ज्यादा एमएलए जीत कर जाते हैं। ये उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप की और उनके पॉलिटिकल अवेयरनेस की कामयाबी है। How many percent? एक मिनट, you cannot cross question me. No, listen to me. No, you have the right to ask me a question. I have the right to answer. You cannot stop me from answering. Either You you are misquoting it. no. You are misquoting. No, who are you? Patels are 19%. Muslims are 9%. अभी मेरे को बोलने देंगे आप, या तो फिर आप आके बैठ जाइए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपनी आवाज से इतनी मोहब्बत करते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। तो इसीलिए मुसलमानों की एक पॉलिटिकल लीडरशिप और उनके रिप्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाने की बेहद जरूरत है। चाहे सच्चर कमेटी हो, रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिपोर्ट हो, एनएसएसओ का डेटा हो, वो सब ये बताता है कि गुजरात में मुसलमानों का जो सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, हेल्थ स्टेटस है वो आदिवासियों के बाद उनका खराब है। तो इसीलिए ये आपके सवाल का जवाब है। सर अभी संस्कृति मंत्रालय ने कुतुब मीनार में खुदाई की परमिशन दी है एएसआई को, उसको लेकर क्या कहेंगे? संस्कृति माने एएसआई ने कल्चरल है, कल्चरल खुदाई की कुतुब मीनार। अब देखिए एक मसला पैदा कर रहे हैं, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, एक मसला पैदा कर रहे हैं। वहां पर एक मस्जिद थी जो बरसों से नमाज होती थी, आपने 4 दिन पहले एएसआई ने ऑर्डर निकाल कर नमाज ही बंद कर दी मस्जिद में। इमाम साहब को नमाज पढ़ाना था, उनके कपड़े, उनका जो इमाम का कमरा होता है उसमें से वो भी निकाल नहीं दिए। ये सब चीजें हो रही। प्रश्न है आपसे हो गया। वैसे एक प्रश्न है आपसे, ज्ञानवापी गेट जो मॉस्क का है या फिर ताजमहल की बात की जाए या फिर लाउड स्पीकर की बात की जाए, ऐसे नैरेटिव क्रिएट किए जा रहे हैं शासक पक्ष द्वारा। क्या आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से आपको कहीं ना कहीं हक पर रहकर इसके लिए लड़ाई एक हाथ करके विरोध पक्ष के साथ जुड़कर करनी चाहिए? अरे भाई, जिनको जो दूसरे पार्टीज हैं जिनको आप लोग सेकुलर बोलते, वो तो खामोश बैठे हुए हैं ना, बोलते ही नहीं है कुछ। एकत्र ताकत की जरूरत नहीं, आज जो है 22 मई है, 22 मई 1987 को हाशिमपुरे का कांड हुआ था। हमको याद है, किसी को याद ही नहीं है। तो वो तो खामोश बैठे हुए हैं, कुछ बोलना ही नहीं चाह रहे इन चीजों पर। सर एक सवाल यूसीसी को लेकर है कि देश के 2 राज्य असम और उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, या पूरे देश में अगर लगता है तो क्या आप उसको विरोध करेंगे? नहीं, मेरा मान आप सवाल आपका हो गया ना, सुनिए। पहले तो ये बता दीजिए कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में टैक्स रिबेट जो मिलता है, वो जो हिंदू नहीं है उनको क्यों नहीं मिलता? क्या ये संविधान के राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन नहीं है? नंबर 1, क्या इसको निकाल देंगे आप? दूसरा ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में दया भागा और मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है, कौन सा अपनाएंगे आप? तीसरा ये है कि आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, हमने भारत के अपने संविधान में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उनका कल्चर प्रोटेक्ट करने का हमने संविधान में जिक्र किया है। क्या उसको खत्म करेंगे आप वो बता दीजिए। चौथी बात यह है कि आसाम के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मुसलमान जो है 1, 2 शादी 3 शादी करता। हम मोदी सरकार से कहना चाहेंगे कि अब जो 2022 का अगर जो सेंसस होने जा रहा है उसमें आप एक क्वेश्चन में इजाफा कर दीजिए कि बताओ किसकी दूसरी बीवी है, तीसरी है, चौथी है, और कौन कौन मिस्ट्रेसेस रखता है। पहले जब मेरे ख्याल से आज से 30-40 साल 50 साल पहले, टाइम नहीं मालूम, ये सवाल पूछा था किसके कितने बीवियां हैं। जब वो लास्ट सेंसस में सवाल पूछा गया था तो मुसलमान और हमारे हिंदू में ज्यादा फर्क नहीं था। पांचवी बात यह है कि यूसीसी के बारे में अगर आप बात करेंगे तो बहुत से स्टेट्स में एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लड़कियों को नहीं दिया जाता। आप देने तैयार है क्या? एक और बात आपसे कर रहा हूं, हिमाचल प्रदेश में एग्रीकल्चर लैंड कोई खरीद नहीं सकता, खरीदने देंगे आप? हाँ। और एक और बात है, भारत के संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 का हिस्सा है, उसमें अगर आप आर्टिकल 37 पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया कि देश की तमाम जो रिसोर्सेज है, वेल्थ है, वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। वो डिस्ट्रीब्यूट है क्या? देश की 45% दौलत 10% लोगों के पास है, और जो देश का जो 60% जो गरीब है उसके पास सिर्फ 5% दौलत, 8% कुछ है। इसके ऊपर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में बात नहीं होती। एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है पार्ट 4 में 44 से हटकर कि शराबबंदी होनी चाहिए। भाई गुजरात में तो शराबबंदी है, सब पूरे देश में कर दो ना। आप अल्कोहल को बंद करो, क्यों नहीं बंद करते? महिलाओं पे जुल्म होता, एक्सीडेंट होता, एक नस्ल बर्बाद हो जाती शराब और सब पीकर।
तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर आप क्यों नहीं बात करते? बेरोजगारी का जिक्र है डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, आर्टिकल 38 होगा शायद वो, उस पर आप बात नहीं करते, खाली 44 पे पड़े हुए हैं आप। और एक और बात सुनिए, आसाम में एक तरीका है डिवोर्स करने का। क्या तरीका है मालूम आपको? एक दूसरे पर छोटा पत्थर फेंक लेते, डिवोर्स हो जाता। आप बंद खत्म कर देंगे क्या उसको? आखिरी बात, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में कहा कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है। ये भी झूठ है क्या? हम ये कह रहे हैं कि भारत की जो खूबसूरती है वो पूरे विश्व में नहीं है, और आप उस खूबसूरती को सेलिब्रेट करिए। अगर आप बोलेंगे नहीं यूनिफॉर्म, आप क्यों मुसलमान खिलाफ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आर्टिकल 29 पढ़िए संविधान का, उसमें आपके और मेरे कल्चर का प्रोटेक्शन का राइट दिया गया है। तो मैं अपने कल्चरल प्रोटेक्शन के राइट की बात कर रहा हूं, और फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल से ज्यादा अहम होता है, वो एनफोर्सेबल है कोर्ट्स ऑफ लॉ में। आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फंडामेंटल राइट नहीं बना सकते मोदी सरकार या बीजेपी सरकार। सर, आप चुनाव की तैयारी को लेकर मतलब गुजरात में आए सर। गुजरात में ऑलरेडी एक पार्टी अपनी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है, लड़ रही है सर। कौन? तो सर उस पार्टी के सामने सर गुजरात में आपकी किस तरह की तैयारियां होगी सर? ग्राउंड लेवल पे कौन सी पार्टी है वो? गुजरात में है सर एक पार्टी। कौन, क्या नाम है? सर आपको भी पता नहीं, मेरे को नहीं पता है सर, भाई। you know very well। अरे आप नाम बोले डर क्यों रहे हैं? आम आदमी पार्टी सर। अरे बोलो ना प्यारे, ताकत से लड़ रही है सर। मेरे को क्या मालूम, मैं तुम्हारे इतना तरह नहीं सर, अक्लमंद नहीं हूँ आप मैं। नहीं जानते सर, ऐसा हो ही नहीं। अरे बिल्कुल नहीं जानता हूँ। आप नाम लेने ले रहे तो क्यों ना, नाम ले लो सर ना। आप मेरे सवाल का प्लीज जवाब दीजिए। अरे वो अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे, उसमें क्या करने का है। मगर एक बात सुनिए, जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे, जब दिल्ली के दंगे हो रहे थे तो वहां के मुख्यमंत्री जो है वो, उनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, मगर वो कहाँ बैठे थे? वो मुख्यमंत्री थे, तो उनका काम था कि वो लोगों को समझाते, अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाते और जाते। मगर वो महात्मा गांधी की समाधि पर मौन करके बैठे हैं। अभी परसों दिल्ली में डेमोलिशन हुआ, गायब, नजर नहीं आते कहीं पर भी वो मुख्यमंत्री। अब बाद में 1 महीने डेढ़ महीने के बाद पॉलिसी डिसीजन लेते हैं कि वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो करें, हमारा कोई इतराज नहीं है। हर पार्टी अपना काम करेगी, डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। सर इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। हमेशा बोला जाता है डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन इसी लोकतंत्र में एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है, और वो कम्युनिटी हंसी खुशी अपने ही गाल पे तमाशा मार के लाल करके खुश हो रही है दैट वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, वी आर सो सेक्युलर। इस पे आपका क्या व्यू है? नहीं देखिए, मैं मायूसी को और डिफीटिज्म को कबूल करने तैयार नहीं हूँ। नहीं, मेरा सवाल, मेरा जवाब सुनिए। तो हमको उन लोगों से कहना है कि आप लोकतंत्र में मायूस मत होइए। आपको अपने हक के लिए जो भारत के संविधान ने दिया उसके लिए आपको लड़ना चाहिए, और वैसा कैसा कि भाई अपने मुंह पे तमाचा मार के, हाँ वो छोड़ दीजिए। इसीलिए वो सेकुलर, वो नाम के सेकुलर हैं, उनका सेकुलरिज्म कुछ नहीं है। उनका एक पार्टी का लीडर एक ट्वीट करता है कि जब जमीन पर एक ताकतवर दरख्त गिरता है तो ऐसा होता है। तो हमारा काम यह है कि उस तबके के लोगों को नाउम्मीदी से निकाले, अगर नाउम्मीदी उनके पास है, और उनको उम्मीद के किरण उनको बतानी चाहिए कि देखो ये लोकतंत्र है। अगर आप घर के दरवाजे बंद करके बैठेंगे, विंडोज बंद करके बैठेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपनी आवाज को उठाना है, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रहा है, जिसमें आपके रिप्रेजेंटेशन में इजाफा होगा, वो काम हमको करना है। और लोकतंत्र में कोई मायूस नहीं होना चाहिए कि लोकतंत्र की कमजोर नाकामी होगी, खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो। गुजरात विधानसभा असेंबली इलेक्शन में बीटीपी किसके साथ रही? क्योंकि उनको रिझाने के लिए आप तो पहले से ही मैदान में उतरे थे, अब आम आदमी पार्टी भी आ गई है, मुलाकात भी हुई है सीएम। देखिए मैडम, मैं AIMIM का एक सिपाही हूँ, मैं किसी और पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ मैडम। मैं आपको गलत फहम, अरे उनसे पूछिए ना, मैं कैसा बोलूंगा? अरे मैं कैसा बोल, अरे मान ना मान, मैं तेरा मेहमान कैसा होगा? अरे मेरे को क्या मालूम, अरे मेरे को क्या मालूम। अब कल तुम कहाँ जाओगे, मैं कैसे बोलूंगा? ये तो गलत बात है ना भाई। सुनिए, मैं आपका इसका जवाब दे चुका हूँ। अरे देखिए, मेरे को इलेक्शन लड़ना है, हर किसी को इलेक्शन लड़ना है। अब वो कैसा लड़ेगा, मैं कैसा जवाब दूं? अरे भाई उनसे पूछ लीजिए, मैं तो अपना मैं आपको कह रहा हूँ, सुनिए, आप पूछ लीजिए उनसे। हम तो चुनाव लड़ेंगे, वो हर पार्टी कैसा लड़ेगी वो मैं कैसे बताऊंगा? हाँ वो होगा, वो बताएंगे आपको, भी बहुत जल्दी है, बताएंगे। हाँ नहीं, अभी बढ़ गए हम लोग, 8 टीम हो चुके हैं। कांग्रेस से बहुत सारे
सारे नेता इस्तीफा देके जा रहे हैं या किसी के संपर्क में नहीं, पूरे मुझसे पूछ के गए हैं। नहीं, मैंने पूरे मुझे पूछा है। मेरे साथ बैठकर हमने गुलाब जामुन खा लिया एक और फिर वो चले गए भी कांग्रेस को। ऐसा नहीं है क्या जो कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं क्या वो आपकी पार्टी में जुड़ना चाहे तो क्या उस सभी चुनाव में नहीं, अब ये नहीं, मेरा देखिए, अगर कोई एक भाई रुक जाइए, अगर कोई पार्टी में आना चाहता है तो हमारे अध्यक्ष हैं, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मगर अब जैसा उनका भाई का सवाल था, वो जा रहे हैं, उसका जिम्मेदार मेरे को देंगे क्या? अरे 12-13 एमएलए भाग गए जीत कर, अब हमको पूछ के गए थे क्या? उनको पकड़ रहे हैं, जिन मुद्दों को पकड़ते हैं, विपक्ष ये कहता है कि जिससे बीजेपी को फायदा हो वो इसी रात उसी मुद्दे को पकड़ते हैं, ये कहने का मतलब। अब एक बात सुन लीजिए, 2019 के लोकसभा के चुनाव में हम सिर्फ 3 लोकसभा की सीट लड़े थे। हैदराबाद की जनता ने, मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बीजेपी को हराया। औरंगाबाद हम खड़ा किए, 22 साल का शिवसेना बीजेपी का एमपी था, उसको आप ही की बरादरी के इम्तियाज जलील साहब एमपी बन गए, तो आपको भी स्कोप है हमारी पार्टी में। तीसरा ये है कि हम लोग किशनगंज बिहार लड़े, वहां पर हम लोग 3 लाख वोट हासिल किए, 3 लाख, और 3,25,000 जेडीयू, 3,50,000 कांग्रेस। अब 3 में कहीं पर भी बीजेपी नहीं जीती। जो पार्टियां 400 से ज्यादा सीट लड़ते हैं या 3 से बढ़ के लड़ते हैं, वो उनको बताना पड़ेगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है। और आ जाइए होम स्टेट गुजरात के ऊपर, इतने साल से बीजेपी जीत रही मेरी वजह से जीत रही बीजेपी। यहां पर 1984 से एक मुस्लिम एमपी नहीं जीता गुजरात में, मेरी वजह से। तो मुद्दे उठाना मेरे वजह से हो रहा। देखिए, हर चीज का जिम्मेदार मुलाजी नहीं हो सकता, समझे ना? नहीं, अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं। आप अगर आपको दिख रहा है कि मैं ही मर्द हूं जो बीजेपी से लड़ रहा हूं तो बहुत अच्छा है, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकता हूं? हर चीज का जिम्मेदार मेरे को। आपके पास कोई पार्टी में काम करने को तैयार नहीं है, आप मेहनत करने को तैयार नहीं है। आपका वर्किंग प्रेसिडेंट बोलता है कि उनके बड़े बड़े नेता खाली सेलफोन को देखते, उसको नहीं देखते, तो वो मैं उसका भी जिम्मेदार मैं हूं क्या सेलफोन देखने का? तो ये एक इनकी आदत बन चुकी है इन तमाम पार्टीज की कि मुसलमानों को ब्लेम करो, हारे मुसलमान को ब्लेम करो। अरे तुम बरसों से हार रहे। आप महाराष्ट्र में पहली नंबर की पार्टी थे, 15 साल सरकार में थे, आज तीसरी नंबर की पार्टी बन गए आप। शिवसेना को आप गाली देते थे। पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने जनता को कहा कि ओवैसी को वोट मत दो क्योंकि भाजपा और शिवसेना को रोकना है। आप चुनाव हो गया तो आप शिवसेना से निकाह कर लिए। तो ये हर चीज का जिम्मेदार, देखिए, इनका अहंकार है ये। और ये देश की पॉलिटिक्स जो बदल चुकी है उससे समझ नहीं पा रहे हैं। वो ये समझते हैं कि हम एंटाइटलमेंट की राजनीति करेंगे, हम फुला खानदान के हैं, परिवार के। देखिए, कोई खानदान पानदान अभी नहीं रहा भारत की राजनीति में। तो उनको लगता है कि ये क्यों आके बोलता है। अरे भाई, लोकतंत्र है। क्या मेरे खिलाफ आकर अमित शाह कैंपेन नहीं किए थे हैदराबाद में? क्या मेरे खिलाफ आकर योगी 3 घंटे नहीं गुजारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में? क्या मेरे खिलाफ आकर राहुल गांधी 1 नहीं 2 मीटिंग करे, 4 मीनार के दामन में करे, फिर एक और बड़ी जगह पर करे? तो सबको इख्तियार है। मगर ये बोलना कि नहीं तुम नहीं लड़ना, या उनको याद रखना चाहिए कि मुसलमान खाली रमजान का या शीर खुरमा खजूर खिलाने का मुसलमान नहीं है। हमको पॉलिटिक्स में हमारा हिस्सा चाहिए और मिलेगा इंशाल्लाह। ये हमारा काम है। अगर वो बोलेंगे नहीं तुम हमारे लिए सिर्फ बैंड बाजा की पार्टी है, दूल्हा शादी मैरिज हॉल में जाकर बैठ जाता, बैंड बाजा वाला बाहर रुक जाता, वो अब नहीं होने वाला है। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन है मेरा। हमेशा बोला जाता है कि मुस्लिम है, मुस्लिम है, मुस्लिम है, अब्दुल सिर्फ पंचर बनाएगा। तो मैं आपके व्यूज चाहती हूँ कि अब्दुल है या अब्दुल सिर्फ पंचर बनाएगा, इस स्पेशली एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है बोलने के लिए। तो बिल्कुल नहीं कोई देखिए, एक बात सुनिए, पंचर बनाना कोई मायूब बात नहीं है, मगर अगर आप उसका मुकद्दर बना देंगे, वो गलत बात है। तो सुनिए, इसीलिए आप ये बताइए कि हम भारत सरकार से हमेशा अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में एक स्कीम है, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप। हम ये बोल रहे हैं कि माइनॉरिटीज के मुसलमानों के, हम ये कह रहे हैं कि इसको डिमांड ड्रिवन करिए कि जो अप्लाई करेगा वो पढ़ेगा। तो अब्दुल का बेटा अगर पंचर बनाता है तो उसको आप स्कॉलरशिप दीजिए, पैसे दीजिए, पंचर नहीं बनाएगा, वो कल टीवीएस का शोरूम खोल सकता है। आप स्कॉलरशिप दीजिए उसको, जितने मरा कोई मोदी सरकार भी नहीं करती काम वो। और बार बार ये बोला जाता है माइनॉरिटी इतना स्कॉलरशिप दिया। अरे एक स्कॉलरशिप के ऊपर, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप के ऊपर 16 लोग अप्लाई करते। और मैं जब स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था तो उसमें हमने रिपोर्ट में लिख कर दिया, वो रिपोर्ट ऑनलाइन है, कि ये इसको डिमांड ड्रिवन नहीं करने से हर साल
कम से कम 50 लाख के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां स्कॉलरशिप से महरूम हो जाती हैं। सर अभी एक सवाल मेरा ये है, गुजरात में मुसलमानों की हालत खराब है, दयनीय हालत है, आपने आप सच्चर कमेटी का हवाला देंगे? दीजिए ना, दीजिए ना, आज दो ना, सच्चर कमेटी का हवाला देंगे तुम अभी। अरे मैं सब पढ़ के आया हूँ, मैं कोई थम्स अप नहीं हूँ, इतना याद रखो। सुन लो, अरे मैं सुन लो, मेरी बात सुनो, एक बात सुनो। सच्चर कमेटी कब आई थी? कौन से साल में आई थी? नहीं, आप कब आई थी? कौन साल में आई थी? अरे बोलो ना भाई, अरे आप लोग काबिल लोग हैं। सच्चर कमेटी कब आई थी? आप बोलो ना। नहीं, कौन से साल? मेरे बोलो ना। हाँ, साल कौन सा था? 80 में आई थी। 80 में आई थी। आप बोल रहे हैं 80 में आई थी। यू नॉट श्योर? और सच्चर कमेटी, आप बोलो सच्चर कमेटी कब आई? नहीं, आपका चेहरा मुस्कुरा के बता रहे हैं कि आपको मालूम। अब बोलो आप। सच्चर कमेटी आई थी 2000 नहीं, जब यूपीए की सरकार बनी थी 2005 और 6 के दरमियान में आई थी। 2005 में आई थी। सुन लीजिए, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की नहीं थी वो। तो अभी हम 2022 में हैं, तो उसके पहले रंगनाथ मिश्रा कमीशन आई, उसका डेटा है। 2011 का सेंसस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एनएसएसओ का डेटा है, सब रख कर देख लो आप सच्चर की बात मत करो, वो सच्चर पुराना हो चुका है। Last question: whether the decision to carry out survey at Gyan Gapi Masjid was taken in hurriedly, in a haste, or it was all? इंग्लिश में बोलूं? हिंदी में। नहीं, आप इंग्लिश में सवाल किए तो ऐसा ना हो कि आप ये बोलें कि मेरे को अंग्रेजी नहीं आता। आई नो लिटिल इंग्लिश, आई कैन स्पीक एंड टॉक एंड वॉक इन इंग्लिश। ज्ञान काफी मस्जिद के अंदर जो डिसीजन लिया गया है सर्वे का, वो डिसीजन इनका आपका आपको आता हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। आपको खड़े रह के सलाम करूंगा, उनको नहीं, गलत फहमी ना लो। हाँ, नहीं, यूएपीए लग जाएगा, नहीं तो उधर नहीं लगेगा। आप डील कर लिए क्या? सर ये डिसीजन हेस्ट में लिया था आप भी पूछ लो, आप पूछ रहे हैं, मैं बोलता हूँ, ठहरो, मैं तो जवाब उनका बोलने। बोलिए मोदी साहब बोलिए। समाज के लिए अगर पार्टी छोड़ने का अगर कुछ ऐसा संजोग बना तो क्या करोगे? कौन सा निर्णय लोगे? समाज को पकड़ोगे या पार्टी को पकड़ के रखोगे? समझाने में क्या मतलब? भविष्य में आप बोलते हो कि मुसलमानों को न्याय नहीं मिलता है, ठीक है, और ऐसे माहौल में अगर पार्टी को पकड़ के रखोगे या समझ के साथ चलोगे आगे जाके? Sir, he is asking if future circumstances persist, will you hold your religion or the people? नहीं, रिलीजन नहीं बोल रहे, पार्टी बोल रहे हो। Or the parties asking. पार्टी समाज बोल रहे हो, धर्म नहीं बोल रहे हो, समाज बोल रहे People or the party. हो। अरे मैं थोड़ा हिंदी आता है मेरे को। नहीं, देखिए, पार्टी है ना, लोकतंत्र में पार्टी है, लोकतंत्र में समाज भी है, और लोकतंत्र ये कहता है कि आप लोकतंत्र को मजबूत करिए, पॉलिटिक्स में हिस्सा लीजिए, अपना हिस्सा हासिल करिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसीलिए संविधान में जब प्रियम्बल लिखा था, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, तो ये बाबा साहब ने कहा कि ये हथियार मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूं संविधान। तुम्हारे को लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, फ्रेटर्निटी चाहिए, जस्टिस चाहिए, तो आप चुनाव लड़ो, तब आपको ही हासिल होगा। खाली बैठकर मुशायरा करने से, बड़े बड़े भाषण देने से और किसी के आश्वासन से नहीं होने वाला है। तो इसीलिए ये हम संविधान को मजबूत करने के लिए चुनाव लड़ते हैं, ताकि ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस को हासिल किया जाए। तो आप इसको अलग अलग क्यों देख रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, अलग देखने की आवश्यकता ही नहीं है इसमें। सर मेरा सवाल ये है कि सर आप जिसको पहचानने से मना कर रहे हो, उसके भाई ने औरंगाबाद में बाजार के ऊपर 5 दिन के लिए नहीं, आपने देखिए, आपने किसी एक शख्स का नाम लिया था, मैंने कहा नहीं जानता उसको। हाँ, नहीं जानता हूँ ना, अभी छोड़ो ना उसको, इतना अहमियत तुम लोग क्यों देते? अरे छोड़िए ना। सर, आपको क्या लगता है कि राज ठाकरे महाराष्ट्र चुनाव में या राजनीति में इतना अहमियत नहीं रखते? अरे कौन क्या बोलते हैं, मेरे को क्या करना है? मेरा हाल तो भारत की राजनीति, सुनिए, मेरा हाल तो भारत की राजनीति में लैला का है, हर आदमी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, सब पड़े हुए हैं। लैला है ना, उनको बोलना जरूरी है मेरे बारे में। बोलो। दोबारा चालू हो गया है, वो के चुनाव लड़ने के लिए क्या कौन क्या करें? दोबारा चालू कर दिया? कहाँ पे? हाँ, करिए ना आप। अगर देखिए, देश को चलाना है तो संविधान से चलाना। अगर आप संविधान से नहीं चलाएंगे और आप खुद जज बन जाएंगे, कोर्ट बन जाएंगे, पुलिस बन जाएंगे, तो फिर ये रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। फिर ये
सुनिए, अगर आपको कोई मुल्जिम बनाता है तो पुलिस का काम है कोर्ट में जाके आपको मुल्जिम साबित करे। कोर्ट में साबित होने से पहले मैं आपका घर तोड़ दूं, बताइए आप ये कौन सा इंसाफ है? ये कोई बिलीव करेगा कि आप तय करेंगे नहीं ये क्रिमिनल है मैं तोड़ दूंगा? नहीं भाई, कोर्ट से साबित करिए ना। और फिर आप बोलते नहीं वो इलीगल बनाया था। भाई नोटिस दीजिए। संविधान में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस तो है कि आपको नोटिस दो, पूछो, बताओ। नहीं, आप नोटिस भी नहीं देंगे और लगा के तोड़ देंगे, तो ये गलत है। ये आपकी पार्टी वहाँ पे है, आपकी पार्टी तो वही बोल रही है कि भाई ये गलत हो रहा है, आप इस पे स्टे लिया है, कार्रवाई। बहुत से लोग गए हैं। देखिए एक बात सुनिए, जब आप किसी का घर तोड़ देते हैं उसके बाद आप कोर्ट जाते हैं और कोर्ट में टाइम लग जाता है। मैं तो अपने घर से महरूम हो गया ना, मैं तो रोड पे आ गया। जो उस घर में रहता था वो तो रोड पे आ गया। वो अब उसके बाद क्या करेगा वो? और कोर्ट की कार्रवाई तो अपना टाइम लेती है माशाल्लाह से। जब तक क्या करेगा वो? आप तो मुझे बेघर कर दिए, मेरे सर पे से छत छीन लिया, आप मेरा कारोबार आप खत्म कर दिए। और मध्य प्रदेश में आप लोग इस बात को नहीं बोल रहे कि कल एक शख्स ने मध्य प्रदेश में एक जैन कम्युनिटी के शख्स को, बेचारा वो बीमार है, डिफरेंटली एबल्ड कहते अंग्रेजी में, सिर्फ इस शक पर उसको मार दिया कि मुसलमान है, तू मोहम्मद है क्या, मार मार। अरे मर गया वो आदमी। ये नफरत कौन फैला रहा है फिर? ये वहां किसकी सरकार है? और फिर उसी मध्य प्रदेश में वसीम शेख नामी जिसके हाथ कटे हुए हैं उस पर इल्जाम लगाएगा पत्थर फेंका रहे, उसका हाथ कटा हुआ है, कौन सा पत्थर उठा पाएगा? आपने दुकान को तोड़ दिया उसके। 22 घरों को आपने खरगोन में और 13 घरों को आपने वहां पर छोड़ दिया दूसरी जगह पर बगैर नोटिस दिए। आपने तय कर लिया कि उन्होंने किया। भाई ऐसा कैसा होगा बताइए? आज आप पावर में, कल कोई और पावर में आएगा। कि पावर जो है वो किसी के पास रहने वाला नहीं है ना, तो वो भी ऐसा करें क्या? तो इसीलिए ये गलत है। ये राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया है कि अब वर्तमान स्थिति में भारत की स्थिति ऐसी है कि जैसे कहाँ दिया स्टेटमेंट वो? लंदन में। हाँ बस है, नहीं, कहने का मतलब हम थोड़ा डिटेल में करना है। अभी छोड़ दीजिए ना मेरा आपका। अरे कांग्रेस से पूछिए, मैं उनका पर आपको भी यही लगता है कि ना, मैं इन लोगों पे टाइम नहीं खराब करता। माफी मस्जिद के मुद्दे पर जिस तरह से दानिश जी ने ट्वीट किया, फिर उनके किसने? दानिश कुरैशी बड़ौदा से, हाँ, हाँ। उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है और वो केस का जवाब देंगे अदालत में। साबिर भाई साहब ने भी उसका नोटिस लिया है और उनको समझाया गया है, सख्ती से बोला गया है। सर, do you किस तरह से ट्वीट होते हैं? नहीं, अब जवाब दे दिया मैं आपका। Sir, do you think the politics of entitlement is over and in the coming generations आने वाले समय में जो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए यूथ को AIMIM किस तरह जुड़ेगा? नहीं, वो यूथ का ही फ्यूचर है, मेरा नहीं है। मेरे दाढ़ी वाइट हो गई, देखो थोड़ा, यानी मोदी जी की तरफ से नहीं हुई, वो थोड़ी हो गई है। नहीं, अरे यूथ का ही फ्यूचर है देश में। देश में यूथ क्या फ्यूचर है? थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।